हाय लाइवा की तरफ से गुड मॉर्निंग। आज जब मैंने अपना कैमरा ऑन किया तो बच्चों ने मुझसे आके पूछा कि ये वीडियो क्या है। तो मैंने उनसे कहा कि ये फॉरगिवनेस के बारे में है। तो जैसे ही उन्होंने फॉरगिवनेस का नाम सुना, उन्होंने तुरंत रिएक्ट किया कि अरे ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, हम लोग से तो नहीं हो सकता, हम लोग नहीं कर सकते, ये हम लोग के लिए नहीं है। तो हम सबको बड़ा ही डिफ़िकल्ट लगता है ये वर्ड, हमें लगता है कि हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम लोग की इतनी कंडीशनिंग हो चुकी है कि हमें सिर्फ ये किताबों में अच्छी लगती है कि बहुत बड़ा कोई वर्ड है फॉरगिवनेस, हम लोग के लिए नहीं है, महान काम है कोई। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हमें लगता है कि ये एप्लीकेबल ही नहीं है। मुझे याद है मेरे फादर जो है जो अब नहीं है, वो हमेशा हम लोग को समझाया करते थे कि अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो पिट के मत आना, कंप्लेंट लेके मत आना, अपना स्कोर सेटल करके आना। यानी कि कभी भी जो है स्टैंड लेके आना, अपना हिसाब किताब बराबर करके आना। तो हम वो हर जगह अप्लाई कर देते हैं कि हम कोई गांधी जी थोड़ी हैं कि एक गाल पे कोई मारेगा तो हम दूसरा दिखा देंगे। तो हमें अपना सबक सिखाना आता है, हमें अपना स्टैंड लेना आता है, तो हमें लगता है कि यही सही है। तो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि फॉरगिवनेस क्यों इतना डिफ़िकल्ट है, इसके पीछे क्या क्या गलत फहमियाँ हैं और वो सच्चाई से कितना अलग है। और अगर इस फॉरगिवनेस को कोई थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता है और इस पर वर्कआउट करना चाहता है तो कैसे कर सकता है। तो अगर हम बात करें कि फॉरगिवनेस क्यों इतना डिफ़िकल्ट है, क्यों हमें लगता है कि ये बहुत महान काम है, हम लोग के लिए नहीं है, तो इसके मैंने 3 रीज़न आइडेंटिफाई किए हैं। हम सब उससे रिलेट करेंगे क्योंकि हम सब एक ही सोसाइटी में ही एक ही तरह के कंडीशनिंग हुई है, एक ही तरह के नियमों के साथ रहते हैं। तो पहला वो रीज़न है कि हमें कोई भी हमारी कोई पेनफुल मेमोरी है जहाँ हम हर्ट हुए हैं, किसी का बिहेवियर, कि कोई इंसान या कोई भी सिचुएशन हमारे साथ कुछ भी हुआ है ऐसा, तो हम उस चीज़ से बाहर नहीं निकलना चाहते, हम उस मेमोरी से हमेशा के लिए लैच होना चाहते हैं, हम उसे हमेशा ज़िंदा रखना चाहते हैं, उसे हमेशा एनर्जी देते रहते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? हमें लगता है कि ऐसा करने से जिस इंसान ने हमें हर्ट किया है, जिस सिचुएशन या जिस बिहेवियर ने हमें हर्ट किया, उसको सबक मिलता रहेगा, उसको लेसन मिलेगा, उसको पनिशमेंट मिलती रहेगी। ये एक अजीब सा पैराडॉक्स या विडंबना है कि हमें लगता है कि हम अपने अंदर गांठ रख के किसी दूसरे को पनिशमेंट दे रहे हैं। उसे तो पता भी नहीं है कि उसे पनिशमेंट मिल रही है, हमारे अंदर ड्रामा चालू है। तो हमें ये लगता है कि यही इंसाफ का तकाजा है, यही सही है। क्या हमें गुस्सा नहीं आएगा? कोई हमें अगर हर्ट करेगा, कोई हमें मारेगा, गाली देगा, तो क्या हमें गुस्सा नहीं आएगा? यही सही चीज़ है, गुस्सा करना ही सही चीज़ है, गुस्सा रखना जिंदा अपने अंदर यही सही चीज़ है। तो जोत हम जला के रखते हैं कि सामने वाले को सबक मिल रहा है या पनिशमेंट मिल रही है, क्योंकि हम उससे गुस्सा है। जो सेकंड रीज़न है वो ये है कि माफ़ करने से हमें लगता है कि हम कमज़ोर हो जाएंगे, यानी कि दोबारा हमारा कोई एक्सप्लॉयटेशन दोबारा करने लगेगा। कि अगर हमने उसे माफ़ कर दिया तो वो बोलेगा कि इसको बार बार फिर से एक्सप्लॉयट करे, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसके साथ कुछ भी कर लो। तो हम वीक नहीं होना चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि हम वीक हो जाएंगे अगर हम माफ़ कर देंगे। जो तीसरा रीज़न है वो दूसरे से मिलता जुलता ही है। तो उसमें ये है कि हम जो है इसलिए फॉरगिव नहीं करना चाहते क्योंकि हमें दोबारा ट्रस्ट करने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हमारे लिए ये सबसे डिफ़िकल्ट काम है कि एक बार धोखा खाने के बाद दोबारा ट्रस्ट करना, सेकेंड चांस देना किसी को। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है। ये तो तीनों रीज़न बहुत ही मेजर रीज़न है जिसकी वजह से हमें फॉरगिवनेस बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि फॉरगिव कर देंगे तो वो इंसान जो है बरी हो जाएगा, जो भी उसने किया है उससे वो बाहर निकल जाएगा। तो हम नहीं निकलने देना चाहते उसको, ना हम निकलना चाहते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसके बारे में क्या क्या गलत फहमियाँ हैं, तो हम में हमेशा प्रेशर रहता है कि माफ़ करो, माफ़ करो, माफ़ करने वाला बड़ा होता है। कभी कभी हम प्रेशर में आके माफ़ कर भी देते हैं, लेकिन अंदर ग्रज रख के रखते हैं, अब ऊपर से कहते हैं ठीक है माफ़ कर दिया। तो इसके बारे में जो है मैंने 4 गलत फहमियाँ आइडेंटिफाई की हैं, वैसे तो और भी हैं लेकिन मेजर जो है वो 4 हैं। तो इससे हमें क्लैरिटी मिलेगी जो हमने गलत फहमी पाल रखी है फॉरगिवनेस के बारे में, तो इससे हमें थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। तो ये 4 गलत फहमियाँ जो हैं वो मैं शेयर करूँगी यहाँ पे। तो पहली गलत फहमी है जो फॉरगिवनेस के बारे में, वो ये है कि फॉरगिव करने वाला जो इंसान है वो बड़ा महान होता है,
सेल्फलेस होता है, पुण्य का काम है। तो जो ऐसा काम कर देगा वो बड़ा दूसरों के लिए कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, महान काम है ये। जबकि ये फैक्ट ये है कि माफ़ करने वाला था या तो पुण्य का काम कर रहा होता है, ना महान काम कर रहा होता है, या ना नहीं दूसरों के लिए कर रहा होता है। ये काम जो वो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है। ये एकदम से सेल्फिश एक्ट है, सेल्फ सर्विंग एक्ट है, ना कि ये सेल्फलेस है। क्योंकि ये दूसरों के बारे में कभी था भी नहीं, ना कभी है। ये हमारे बारे में है। हमने जो अंदर अपने अंदर जो गांठ बना रखी है, जिसको हम एनर्जी देते जा रहे हैं, जो हमने अपनी सोच से अपना जो डैमेज किया है, ये उससे मुक्त होने के बारे में है, ये उससे लिबरेट होने के बारे में है, ये अपने बारे में है, सेल्फ रिकवरी के बारे में। ये ऐसा है कि जैसे मंदिर में चिराग जलाने से पहले हमें अपने घर में चिराग जलाने वाली बात है। तो ये हमारी सफरिंग से मुक्ति पाने के लिए है। जो सेकंड गलतफहमी है इसके बारे में वो ये है कि हम अक्सर सुनते हैं कि अरे छोड़ो, हटाओ, भूल जाओ, जाने दो, लड़ाई माफ़ करो। तो यानी कि फॉरगिव एंड फॉरगेट। मैं ऐसा बहुत करती थी कि अगर मुझे कुछ ऐसा हुआ है, मैं हर्ट हुई हूँ या कुछ हुआ है, तो मैं कहती थी ठीक है, माफ़ किया, और मैं अपने कामों में लग जाती थी। मुझे लगता था कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मेरे डेवलपमेंट के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं मैं उसमें ध्यान देती हूँ, और ठीक है यार, इसको माफ़ कर दिया मैंने, आगे बढ़ो। लेकिन वो माफ़ी नहीं होती है, हम बाईपास कर देते हैं उसको, लेकिन वो एक्चुअल में माफ़ी नहीं हो, क्योंकि हमने उससे कुछ लेसन नहीं लिया है। क्योंकि कोई भी सिचुएशन आई है या कुदरत ने कुछ हमें दिया है, तो उसका जो मतलब है, उसका मतलब है लेसन लेने से है। जब हम उसका टीचर हम उसका लेसन ही नहीं लिया, तो उस सिचुएशन का फ़ायदा ही नहीं हुआ। क्योंकि अगर हम फॉरगेट हो जाएंगे तो हम कोई लेसन नहीं लेंगे, और जो है हम फिर से वही सिचुएशन आगे फेस करते रहेंगे लाइफ में। जो थर्ड गलतफहमी है इसके बारे में, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हर एक की लाइफ की जर्नी के लिए सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मेरे लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रही है, मैं ये शेयर करूँगी। हमें ये बताया जाता है कि वो इंसान जिसने तुम्हारे साथ गलत किया वो बुरा था, तुम अच्छे हो तो तुम माफ़ कर दो। तो हमें बड़ा स्केल दिया जाता है अच्छा बुरा का, यानी कि अच्छा आदमी बुरे आदमी को माफ़ कर देता है। तो ये जो अच्छा और बुरा की डेफिनेशन, जो फैक्ट जो है वो इससे बहुत हटके है। फैक्ट ये है कि जिसने भी ये काम किया है या हर्ट किया है, उसने वो किसी पेन में आके किया है। ये समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट है एक्चुअली, क्योंकि जब इंसान पेन में होता है, और पेन एक बड़ी अनप्रडिक्टेबल सी चीज़ है, वो हमें बड़ा ही मिसगाइडेड डिसीजन लेवा लेती है। हमें समझ नहीं आता कि हमने क्या किया गुस्से में। तो जो गुस्सा होता है उसके पीछे भी कुछ दर्द या अनमेट नीड छुपी होती है। हम बहुत बार न्यूज़ में सुनते हैं कि बच्चे ने माँ बाप का खून कर दिया। तो ये बड़ी हमें विचलित कर देती है इस तरह की न्यूज़, कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे बच्चा माँ बाप का जो है मार सकता है। लेकिन ऐसा होता है, हम सुनते हैं ऐसी न्यूज़ में। तो क्या बच्चा क्रिमिनल है या ख़राब है, या तो हमें ये सब भी समझने की ज़रूरत नहीं है कि पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, वो कैसे ऐसा बना। कोई पज़ल हमें सॉल्व नहीं करना है। हमें सिर्फ इतना सा बात जानने की ज़रूरत है कि किसी इंसान ने किसी पेन में आके ये काम किया। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे, हम माफ़ कर ही नहीं पाएंगे। ये सबसे बेसिक रूल है माफ़ करने का, क्योंकि हम माफ़ कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि ये हमारा काम नहीं है उसको उसकी जगह दिखाना। या हम जज नहीं कर रहे हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा, उसके लिए कानून है, अदालत है, लॉ ऑफ लैंड है, वो डिसाइड करेगी उसको क्या उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। हम यहाँ फॉरगिवनेस की बात कर रहे हैं, तो उसको उसकी जगह दिखाना हमारा काम नहीं है। उसको कुदरत या उसकी सिचुएशन, उसके हालात, उसकी जर्नी उसको वो जगह दिखा देगी। हमें अपने आप से डील करने का ज़रूरी ज़्यादा है। और चौथी गलतफहमी ये है कि हम बहुत बार सुनते हैं कि ये हील कर देगी, ये
शांति दे देगी दूसरों को, ये जिसने जो काम किया है वो बरी हो जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा, उसको प्लीज़ माफ़ कर दो। तो इसके एवज में मैं एक छोटी सी जो है इंसिडेंट सुनाना चाहती हूँ महाभारत का। बहुत ही फेमस इंसिडेंट है कि जब जो है अर्जुन जो है वो युद्ध के लिए खड़े हुए थे महाभारत में, तो वो पीछे हट रहे थे कि मुझे युद्ध नहीं करना है, क्योंकि ये सब मेरे परिजन हैं, मेरे चाहने वाले हैं, मेरी फैमिली है, मैं इनसे क्यों युद्ध करूँगा। इनको अगर कुछ राजपाट चाहिए तो मैं दे देता हूँ, मुझे राजपाट का कोई मोह नहीं है, पर मैं इनसे लड़ना नहीं चाहता। तो उस पर कृष्ण ने उनसे कहा था कि अर्जुन, तुम ऐसी चीज़ कैसे दे सकते हो जो तुम्हारी है ही नहीं। पहले तो वो तुम्हें चीज़ हासिल करनी है, तब वो तुम डिसाइड करोगे कि उसको देना है, नहीं देना है, रखना है, क्या करना है। पहले वो चीज़ हासिल तो करो। तो जो चीज़ हमारी है ही नहीं वो हम कैसे दे सकते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल हम लोग डेली लाइफ में फेस करते हैं। जब हमारी कोई भी चीज़ खो जाती है तो हम उसे पागलों की तरह ढूंढने लगते हैं, और जब वो चीज़ नहीं मिलती है तो हम क्या कह देते हैं, अरे दान में चली गई, चले जान दो, सदके में चली गई। तो जब क्यों नहीं दान दिया जब वो आपके हाथ में थी? दम था तो तब देते। तो हम जो है वो चीज़ कैसे दे सकते हैं जो हमारी है ही नहीं। जब तक हमने खुद को माफ़ नहीं किया, वो हमारे पास आई ही नहीं, तब तक हम दूसरों को कैसे दे पाएंगे। तो ये अपने बारे में है, अपने इवोल्यूशन के बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में है, अपने को मुक्त करने के बारे में है, अपने को आगे बढ़ाने के बारे में है, ना कि ये दूसरों की हीलिंग के बारे में है। जैसे मैंने कहा बार बार कि ये दूसरों के बारे में है ही नहीं, उसको उसकी जगह दिखाना, वो वो खुद देख लेगा, उसकी दूसरी जर्नी है, या उसको जो भी सज़ा मिलनी है उसके लिए लॉ ऑफ लैंड है। तो ये सारी गलत फहमियाँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा हमें कंफ्यूज करती हैं। तो इससे जो है अगर हम ये इसके बारे में जान जाते हैं तो हमें क्लैरिटी मिलती है फॉरगिवनेस के बारे में। और अगर हम इसको वे फॉरवर्ड ले जाना चाहें, आगे ले जाना चाहें, क्योंकि हम कई बार होते हैं कि बहुत थक जाते हैं, गुस्सा करते करते भी थक जाते हैं, निकालते निकालते नफरत करते करते भी थक जाते हैं। एक समय ऐसा आ जाता है कि हमें लगता है कि बस बहुत हो गया, अब लेट गो कर देते हैं यार, नहीं हो पा रहा हमसे, कितना हम ग्रज रखेंगे अपने अंदर, हमें तकलीफ हो रही है, तो हम लेट गो करना चाहते हैं। लेकिन बिना फॉरगिवनेस के लेट गो हो ही नहीं सकता, उसका भी एक प्रोसेस है। तो टिप तो मैं नहीं दूंगी, क्योंकि टिप तो मिल जाएगी। मैं सिर्फ कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि फॉरगिवनेस के बारे में, जिससे कुछ चीज़ें आसान हो जाएंगी फॉरगिवनेस के बारे में। और इससे जुड़ी बहुत ही एक गुड न्यूज़ या खूबसूरत चीज़ है, वो भी मैं शेयर करूँगी। तो फॉरगिवनेस के बारे में आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि कहीं पे भी नहीं बताया जाता, सब कहते तो हैं कि फॉरगिव करो, फॉरगिव करो, फॉरगिव, लेकिन कोई बताता नहीं है कि कैसे करें। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं नोट करने के लिए हमारी जर्नी में। तो पहला ये है कि हमने माफ़ किया और सही में किया, दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। जैसे मैं करती थी, बाईपास कर देती, हाँ हाँ ठीक है कर दिया, वो माफ़ी नहीं होती है। और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये एक मैजिक नहीं है, या एक तुरंत हमारे दिमाग में आया हमने माफ़ कर दिया, माफ़ कर दो, ऐसा नहीं है। ये एक पूरी साइकिल, ग्रीफ की साइकिल, ये दुख की एक साइकिल होती है जिसे हमें पूरा करना पड़ता है, एक प्रोसेस है, तभी हम जाके माफ़ कर पाते हैं। हमारा गुस्सा, हमारा डिनायल, हमारा एक्सेप्टेंस, तब जाके माफ़ी हमारे अंदर आती है। जो वो थर्ड चीज़ है वो ये है कि ये किसी और के बारे में नहीं है, ये राइट एंड रॉन्ग के बारे में नहीं है, ये हमारे बारे में है। हमें किसी और का हीरो नहीं बनना है, हमें कुदरत ने बनाया भी नहीं किसी का हीरो। हमें राइट एंड रॉन्ग चूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, हमें अपने बारे में चूज़ करने की ज़रूरत है। ये सही है, ये कर दो, वो सही है, वो कर दो। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो है असली जो गुनहगार है वो हमारी सोच है,
बाकी सिचुएशन, इंसान, हालात, बिहेवियर, ये सारे जो है कैटलिस्ट या ट्रिगर है। क्योंकि ट्रिगर्स आते रहेंगे जब तक हम अपनी सोच पे काम नहीं करेंगे, अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, तब तक हम माफ कर ही नहीं पाएंगे। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं नोट करने के लिए। मैं इसमें शेयर कर देती हूँ कि मैंने जो है कैसे फॉरगिवनेस में मैं आगे बढ़ी। मैं एंडोर्स तो नहीं करती कि यही सही तरीका है, बट जो है मैंने कुछ इसमें से टूल बनाए हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल थे मेरे लिए भी, और मैं शेयर करती हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने कहा कि इसमें बहुत ही एक खूबसूरत सी चीज़ है, एक गुड न्यूज़ है। एक सिरा बहुत आसान है पकड़ना इसका। तो वो सिरा है हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग है, हमारे एहसास हैं, भावनाएं हैं। वो एक आसान सिरा है पकड़ना। तो जैसे ही हमें कोई फीलिंग या इमोशंस आते हैं, हमें तुरंत रेड सिग्नल मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी का डोर खुलता है हमारे सामने। हमें तुरंत पकड़ लेना चाहिए उसे, रेड फ्लैग की जैसा। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी मुझे कोई इमोशंस आ रहे हैं, जैसे मुझे कोई रेस्टलेसनेस सी हो रही है, तो ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक रेड फ्लैग है। तो मैं तुरंत जो है वर्कआउट करना शुरू कर दूंगी कि मुझे क्यों हो रहा है ये सब चीज़ें। तो मैं बैकग्राउंड चेक करूंगी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने बैकग्राउंड में जो है मेरे फ्रेंड को मैसेज भेजा है व्हाट्सअप पे और उसका रिप्लाई नहीं आया, उसने देख भी लिया है, रीड भी कर लिया है और रिप्लाई नहीं आया उसका, और मैं रिप्लाई का वेट कर रही हूँ, तो अब मेरे दिमाग में क्या क्या विचार आएंगे। सेकेंड जो स्टेज है, एक बार फीलिंग आ गई तो सेकेंड जो है विचार आएंगे। विचार क्या क्या आएंगे? इसने जानबूझ के नहीं देखा है, ये मुझे इग्नोर मार रहा है, इसने जानबूझ के रिप्लाई नहीं किया, ये जानबूझ के मुझे जो है एटीट्यूड दे रहा है। अब इससे जुड़ी मेरी जो है फीलिंग क्या क्या आएंगी, मेरी सफरिंग क्या क्या आएंगी, इस विचार से जुड़ी हुई, इस विचार से जुड़ी हुई मेरी सफरिंग क्या क्या आएंगी। इसने मुझे देख के इग्नोर मारा, यानी कि मैं यूजलेस हूँ, मैं इसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती, मैं बेकार हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ। तो ये सब मेरी अपनी सफरिंग, इस सोच से मैं अपनी सफरिंग क्रिएट करने लगूंगी। तो तुरंत मुझे क्या करना है, एक चेक तैयार करना है कि जो जो मैंने क्वेश्चन दागे हैं अपने दिमाग में, जो जो सवाल विचार मेरे क्वेश्चन आए हैं मेरे दिमाग में उस सिचुएशन को देख के, तो मुझे तुरंत उसको चेक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि क्या उसने जानबूझ के रिप्लाई नहीं दिया, क्वेश्चन मार्क। तो मेरा रिप्लाई क्या आएगा, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे सही में नहीं पता है कि उसने क्यों नहीं रिप्लाई दिया। मैं तो सिर्फ एक अटकल लगा रही हूँ कि उसने नहीं दिया क्योंकि इग्नोर मार रहा है। तो मेरे को एक्चुअल सवाल का जवाब देना है। जैसे मैं किया है कि उसने रीड कर लिया और रिप्लाई नहीं दिया, क्यों, आई डोंट नो, वो मुझे इग्नोर मार रहा है, आई डोंट नो, वो एटीट्यूड खा रहा है, आई डोंट नो। तो आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो मेरा जवाब आएगा। तो इसके बाद जो मेरे सारे इमोशंस हैं वो मैं अपने अंदर रिलीज़ करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि खाली रिलीज़ से काम नहीं चलेगा, रिलीज़ और हील दोनों की ज़रूरत है। क्योंकि रिलीज़ हम बार बार करते रहेंगे, वो फिर आता रहेगा, फिर आता रहेगा। क्योंकि रिलीज़ के बहुत सारे चैनल हैं जो हम कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से हम रिलीज़ कर सकते हैं। गुस्सा करके भी कर सकते हैं, तोड़ फोड़ करके भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर आता जाएगा। तो हमें हील करने की ज़रूरत है। तो मेरे जो पूरे इमोशंस मेरे पास आए हैं, आने दो, तो मुझे पूरा उसको क्लियर एंड ट्रांसम्यूट करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक कोई भी नेगेटिव इमोशंस न्यूट्रल या पॉजिटिव में नहीं हो जाएंगे, तब तक वो हील नहीं होगा। मेरा गुस्सा या तो न्यूट्रल या प्यार में नहीं बदलेगा, तब तक ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा। तो आ रहे आने दो, मेरा ही हिस्सा है, इमोशंस कहीं बाहर से थोड़ी आए हैं, मेरे पास से आए हैं, ठीक है, आने दो जो भी हैं। क्लियर एंड ट्रांसम्यूट करो और जाओ, क्योंकि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। एक दिन में ठीक है आपको अच्छा लगेगा, फिर दोबारा आएगा। तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने इमोशंस को और हील कर लेते हैं, तो हम थोड़ा बेटर फील करते हैं।
इसके अलावा और भी टेक्निक्स हैं जो हम कर सकते हैं। अष्टांग योगा है, प्रत्याहार है, एनर्जी चैनल कर सकते हैं हम। चक्रा हीलिंग बहुत ही एक अच्छा प्रोसेस है जो म्यूज़िक के थ्रू जो हम हीलिंग करते हैं। मेडिटेशन, माइंडफुल मेडिटेशन है, ब्रीदिंग है, इसके थ्रू हम क्लियर एंड ट्रांसम्यूट करते हैं। एफर्मेशंस के थ्रू करते हैं हीलिंग अपनी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही सहायक हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि ये हमारे अपने इमोशंस पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कंक्लूजन में मैं यही कहूँगी कि ये जो पूरा फॉरगिवनेस का जो पूरा प्रोसेस है, ये हमारे बारे में है। ये पहले भी किसी के बारे में नहीं था, न अब है, न कभी रहेगा। ये हमेशा हमारे बारे में था। हमने जो अपनी सोच से, अपनी फीलिंग से जो अपना डैमेज किया है, अपने लिए सफरिंग क्रिएट करी है, ये उससे मुक्त होने के बारे में है। ये अपनी सोच से अपने आप को मुक्त करने के बारे में, ऐसी सोच जो हमको खुद को डैमेज कर रही है। ये किसी और के बारे में नहीं है, क्योंकि दूसरा तो सिर्फ एक ट्रिगर है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अगर आपको इसमें से कुछ अच्छा लगता है, मेरे वीडियो से कुछ क्लैरिटी मिलती है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी और भी वीडियोस मैंने बनाए हैं वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।